हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएमएफटी के बारे में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स के, जो कि है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड से। हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, एम्पेयर्स लॉ ऑफ फोर्स से कैसे डिराइव करते हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट यू गो बैक वॉच इट फर्स्ट एंड उसके बाद इस वीडियो पे आइए फिर बायोट-सैवर्ट्स लॉ समझिए, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है क्या, बी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो यू वोंट बी अंडरस्टैंडिंग द बायोट-सैवर्ट्स लॉ, राइट। सो बायोट-सैवर्ट लॉ के लिए हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है क्या, एम्पेयर्स लॉ ऑफ फोर्स है क्या, राइट। सो अगर आप ये सब चीज़ें जानते हैं तो कंटिन्यू करिए ये वीडियो को। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ एक फंडामेंटल लॉ है मैग्नेटोस्टैटिक्स का, राइट। तो ये मेरे को देता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड द गिवन करंट कैरिंग एलिमेंट। अगर मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट होगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, कैसे कंप्यूट करेंगे, किस डायरेक्शन में होगी, तो वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ द बायोट-सैवर्ट्स लॉ। सो इट गिव्स अस द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट P। तो यहाँ पर अगर मेरे पास कोई स्पेसिफाइड पॉइंट P है, इस पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट अ गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये है मेरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो आई कैन यूज द बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ मुझे किसी भी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कंप्यूट करके दे देगा अगर उसके सराउंडिंग में कोई भी करंट एलिमेंट रखा है। इट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। It is going to give the contribution to the magnetic field at a point P from differential current element I dl dash. So अगर मेरे पास I dl dash एक differential current element है, इससे अगर point P पर मुझे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, क्योंकि मैं छोटा एलिमेंट dl डैश ले रही हूँ, पूरा एलिमेंट तो कोई लेंथ l के ऊपर करंट जा रहा होगा, मैंने उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट dl डैश ले लिया है, उसकी वजह से पॉइंट P पर मैं मैग्नेटिक फील्ड कंप्यूट करूँगी। सो वो कैसे आएगा, यहाँ से लेकर P तक का डिस्टेंस है r वेक्टर। सो ये r वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर है। यहाँ पर लेट सपोज एक और पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से लेकर इस एलिमेंट तक का डिस्टेंस है r डैश वेक्टर और O से लेकर P तक का डिस्टेंस है स्मॉल r वेक्टर। सो जो dBr, ठीक है, जो छोटी मैग्नेटिक फील्ड, द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट dl डैश क्या होगी, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl डैश क्रॉस r अपॉन r क्यूब। तो ये होगी मेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, राइट। एम्पेयर्स लॉ ऑफ फोर्स से हमने IDL को डिवाइड करा था और हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया था। अगर आपको कुछ डाउट है तो पिछले वीडियो से जाकर देख सकते हैं। ये तो बात करी हमने छोटे मैग्नेटिक फील्ड की, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट dl डैश। अगर मैं पूरे करंट एलिमेंट की बात करूं, पूरे लाइन करंट की बात करूं, कैपिटल L की बात करूं, तो उस केस में क्या होगा, अगर मेरे को पूरा एक एलिमेंट लेना है जो कि क्लोज लूप है, यहाँ पर पूरे क्लोज लूप में करंट जा रहा है, करंट, इस पूरी करंट की वजह से मेरे को किसी भी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, पहले मैंने क्या करा था, स्मॉल एलिमेंट लिया था dl डैश की वजह से P पर निकाला था मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं क्या करूँगी, इसका इंटीग्रेशन ले लिया। अब ये क्योंकि क्लोज लूप है तो यहाँ पर हम कंटूर इंटीग्रेशन करेंगे, तो टोटल Br क्या आ जाएगा, total Br, the magnetic flux at the point P due to the entire circuit C is given by integration over the C mu naught I upon 4 pi dl dash cross R upon R cube, right। तो यहाँ पर बस मैंने कंटूर इंटीग्रेशन कर दिया है इसका, जो भी हमारी dBr आई थी। तो अगर अब हमें सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का, अभी तक मैंने क्या कंसीडर करा था, जो करंट है वो एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर करंट सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बायोट-सैवर्ट लॉ चेंज हो जाएगा और बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी Br, वो अब सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगी। सरफेस इंटीग्रेशन म्यू नॉट JS R क्रॉस R अपॉन 4 पाई R क्यूब, यहाँ इंटीग्रेशन ओवर ds करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने करंट लिया था, यहाँ पर मैंने JS लिया है, करंट सरफेस करंट डेंसिटी लिया है, राइट। तो अब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अगर करंट हो तो
करंट एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम कैसे बायोट-सैवर्ट लॉ को चेंज करेंगे, बायोट-सैवर्ट लॉ को BR से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम करेंगे। अब क्योंकि करंट हमारा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पर म्यू नॉट JR अपॉन 4πr³ क्रॉस R वेक्टर dV डैश, राइट। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन ओवर dV डैश होगा और यहाँ पर वॉल्यूम करंट डेंसिटी यूज करेंगे। तो अब ये करंट डेंसिटी, लाइन करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी है क्या, हमें सबसे पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहला करंट डिस्ट्रीब्यूशन है लाइन करंट डेंसिटी। लाइन करंट डेंसिटी होता है जब भी हमारे पास एक इन्फाइनाइटाइजिमली थिन फिलामेंट्री बॉडी होती है। मतलब लेट्स सपोज ये मेरी फिलामेंट्री बॉडी है, बट ये इसमें कुछ रेडियस दिख रहा है आपको, ये रेडियस अगर मैं बिल्कुल नेग्लिजिबल कंसीडर कर लूँ, ये बहुत थिन है, लाइक योर हेयर। जैसे अगर मैं अपने बाल की बात करूँ वो बहुत पतला होता है, बहुत छोटा होता है। अगर इस केस की बात करें, ऐसी ही मेरा वायर होगी ऑफ नेग्लिजिबल डायामीटर, जैसे नेग्लिजिबल डायामीटर है हेयर का, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लाइन करंट डेंसिटी का यूज करेंगे। लाइन करंट डेंसिटी को JL से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उसे हमेशा इक्वल टू I लिख देते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ भी नेग्लिजिबल डायामीटर है, डायामीटर तो है ही नहीं, तो जो करंट डेंसिटी है वो डायरेक्टली इक्वल टू करंट हो जाएगा। इसलिए आपने देखा फर्स्ट फॉर्मूला में मैंने यहाँ पर JL नहीं लिखा था, मैंने डायरेक्टली I ही लिख दिया था, राइट। सेकंड है सरफेस करंट डेंसिटी। यहाँ पर जब बॉडी की कुछ डायामीटर होगी, ये मेरी बॉडी है, इसकी कुछ डायामीटर है यहाँ पर, राइट। आप देख रहे हैं इसकी कुछ डायामीटर है, इसकी डायामीटर को अगर हम D सपोज कर लें और JS से अगर हम करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करें, JS इज द सरफेस करंट डेंसिटी, तो सरफेस करंट डेंसिटी को कैसे लिखेंगे, इससे जितना भी करंट जा रहा होगा डिवाइडेड बाय इसकी विड्थ, सो करंट पर यूनिट विड्थ, तो I अपॉन D। तो JS रिप्रेजेंट करा था हमने सेकंड फॉर्मूला में, तो यहाँ पर अगर हमें JS को रिप्लेस करना हो हम क्या लिखेंगे, I अपॉन D, ठीक है। अब नाउ वॉल्यूम करंट डेंसिटी। वॉल्यूम करंट डेंसिटी जो कि मोस्ट कॉमन करंट डेंसिटी है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, JV से। अब मोस्टली अगर मैं आपसे पूछूंगी करंट डेंसिटी क्या होता है, आप बोलोगे करंट पर यूनिट एरिया, बट आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि ये वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, राइट। सो J इज I अपॉन A। जब भी किसी वॉल्यूम में, मोस्टली हमारे पास वॉल्यूम होता है, वायर एक वॉल्यूम है जिसकी कुछ रेडियस भी रहेगी और वो हमेशा परफेक्टली कंडक्टिंग नहीं होगी। सरफेस करंट डेंसिटी के लिए एक कंसीडरेशन था कि वो परफेक्टली कंडक्टिंग बॉडी होगी। हमारे पास मोस्टली जो बॉडीज हैं वो परफेक्टली कंडक्टिंग नहीं होती हैं, इसलिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड करंट डेंसिटी है वॉल्यूम करंट डेंसिटी। तो इसीलिए अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि करंट डेंसिटी क्या है, आप लोग मुझे बताते हैं करंट पर यूनिट एरिया, बट एक्चुअली इट इज द वॉल्यूम करंट डेंसिटी। तो यहाँ पर करंट पर यूनिट एरिया होगा थर्ड फॉर्मूला में, विच इज द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट फ्रॉम द बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो यहाँ पर JR डैश को हम रिप्रेजेंट कर देंगे करंट अपॉन एरिया। सो आई होप आपको सारा समझ आया होगा, टाइप्स ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा लाइन करंट डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस करंट डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और इसके हेल्प से हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं ऑन अ लीनियर एलिमेंट, सरफेस करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे और वॉल्यूम करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।